नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट वगैरह आता है तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो जनरली क्या हुआ कि बीच के अंदर कुछ समय से अपन वीडियोस वगैरह नहीं डाल रहे थे, अपडेट वगैरह नहीं डाल रहे थे। तो अब कंटिन्यू अपन क्या करेंगे कि अपडेट वगैरह भी आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। साथ ही आपको जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको वीडियो के माध्यम से डेली के डेली मिलते रहेंगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबे नहीं होने वाले, लगभग आप मानो कि 10-15 मिनट के वीडियो होंगे, जिसके अंतर्गत आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह देखने को मिलेंगे। और जितने भी PYQ है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह जितने भी हैं वो आप लोगों को समराइज देखने को मिलेगा। अगर आप लोग WO की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए भी यूज़फुल है, और अगर आप एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी आपकी यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विदाउट किसी टाइम वेस्ट के। बात करेगी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्न में किस्मों में फूल गोभी की कौन सी अगेती किस्म नहीं है। तो आपको पहले तो ये याद रखना है कि अगेती किस्म पूछा है या नहीं पूछा है। तो इसके अंतर्गत आपको पूछा है कि आपकी अगेती किस्म कौन सी नहीं है, तो इसका बताना है आपको कि अगेती किस्म कौन सी नहीं है। अगर अपन बात करें कि अगेती किस्म पूसा दीपाली नहीं है, पंत गोभी नहीं है, पूसा हाइब्रिड 2 नहीं है, या पूसा स्नोबॉल फर्स्ट नहीं है। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि फूलगोभी की जो अगेती किस्म नहीं है वो कौन सी नहीं है, आपकी पूसा स्नोबॉल 1 नहीं है। और काफ़ी बार पूछा गया है कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में कि पूसा स्नोबॉल किसकी किस्म है। तो आपको मेनली ये भी ध्यान रखना है कि पूसा स्नोबॉल है वो किसकी है, फूलगोभी की है। और इसको आप आसानी से कैसे याद कर सकते हो, अगर स्नोबॉल की बात करें, स्नोबॉल मतलब कि आपको जैसे कि बर्फ़ की बॉल्स वगैरह दिख रही हो वैसी। और अगर आप फूल गोभी को भी देखोगे तो फूल ऊपर से कैसा लगेगा, एकदम वाइट वाइट सफ़ेद सफ़ेद सा, बर्फ़ के फूलों के जैसा या बॉल के जैसा दिखाई देगा। तो ऐसे भी आप आसानी से याद कर सकते हो। तो पूसा स्नोबॉल किसकी हो जाएगी, आपकी फूल गोभी की हो जाएगी। और कौन सी, पछेती किस्म हो जाएगी, ये अगेती किस्म के अंतर्गत नहीं आती है। बाकी पंत गोभी है ये भी अगेती किस्म है, पूसा हाइब्रिड 2 है ये भी अगेती किस्म है, और पूसा दीपाली भी एक किस्म आपकी अगेती हो जाती है। चलिए बात करें कि 1 लीटर संतरा के जूस का पानक या स्क्वैश बनाने के लिए कितना परिरक्षक प्रयोग किया जाता है। तो जो आपका परिरक्षक प्रयोग में लिया जाता है, अगर 1 लीटर आपको स्क्वैश बनाना है संतरे का, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि स्क्वैश किसका बनता है, संतरे वगैरह का बनता है। तो स्क्वैश बनता है तो परिरक्षक काम में लेंगे वो कितना लेंगे, 2.5 ग्राम पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड लेंगे, या 2.5 ग्राम सोडियम बेंजोएट लेते हैं, या 5.0 ग्राम पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट लेते हैं, या 5 ग्राम सोडियम बेंजोएट काम में लेते हैं। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जनरली अपन क्या करते हैं कि जो संतरे का जूस या पानक की स्क्वैश के अंतर्गत अगर परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है तो पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का यूज़ किया जाता है। कौन सा, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। और आपको लोगों को कमेंट बॉक्स के अंतर्गत बताना है कि कलर लेस के लिए कौन सा परिरक्षक काम में लिया जाता है और कलरफुल के लिए कौन सा परिरक्षक काम में लिया जाता है, क्योंकि काफ़ी बार एग्जामों में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि फ्रेंच मैरीगोल्ड होता है जिसे कि फ्रेंच गेंदा कहा जाता है, ये कौन सा होता है, ये डिप्लोइड होता है, ट्रिप्लोइड होता है, टेट्राप्लोइड होता है, या एल्यूप्लोइड होता है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि जो फ्रेंच मैरीगोल्ड है वो कौन सा होता है, वो टेट्राप्लोइड होता है। कौन सा मैरीगोल्ड कौन सा होगा, फ्रेंच मैरीगोल्ड कौन सा हो गया, टेट्राप्लोइड होता है। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और अफ्रीकन गेंदा होगा वो कौन सा होता है, आपका डिप्लोइड होता है। तो विशेष रूप से दोनों का ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है काफ़ी शानदार, एक किसान 1 हेक्टेयर में आम का बगीचा पंचकोणीय विधि से मतलब कि आपका जो क्विंकन्स विधि है उसके द्वारा लगाता है, क्विंकन्स विधि के द्वारा लगाया जाता है। तो यदि आम के पौधे की दूरी 8 × 8 मीटर हो तो मुख्य पौधों की संख्या बताइए। तो आपको मुख्य पौधों की संख्या इसके अंतर्गत बतानी है। तो वो कितनी होगी, 277 होगी, 256 होगी, 156 होगी, या 246 पौधे की संख्या होगी। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे फ्रेंड्स, वो कितनी होगी, 277। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जामों के अंतर्गत पूछा गया है ये। जो आपकी पाइनएप्पल निम्न में से किसकी किस्म है, पाइनएप्पल किसकी वेराइटी है ना। तो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, पाइनएप्पल देख के पाइनएप्पल की ही वेराइटी मत कर देना कभी भी। ऐसी वेराइटियाँ काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा कर देती है और काफ़ी बार अपने को क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाते हैं। तो अपन बात करें पाइनएप्पल निम्न में से किसकी किस्म है, तो किसकी वेराइटी है पाइनएप्पल, पाइनएप्पल अनानास की है, जो पाइनएप्पल अपन बोलते हैं उसी की है, केले की है, ऑरेंज की है, या स्वीट ऑरेंज की है। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि भैया पाइनएप्पल जो वेराइटी है वो किसकी होती है, वो स्वीट ऑरेंज की होती है। किसकी, स्वीट ऑरेंज की होती है। और आपको इसका नाम भी बताना है, स्वीट ऑरेंज का नाम बताना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका एनिमल हस्बेंड्री से रिगार्डिंग, और काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। जंतुओं का पालन पोषण, देखभाल, ब्रीडिंग, उपयोग का विज्ञान कहलाता है। अगर अपन पशुओं का पालन पोषण कर रहे हैं, यानी कि उनका फीडिंग मैनेजमेंट देख रहे हैं, उसकी केयर कर रहे हैं, उसके साथ ही उसकी ब्रीडिंग सिस्टम को भी देख रहे हैं, तो ये सभी उपयोग में करते हैं, तो वो कौन से साइंस के अंतर्गत आता है? तो उसे अपन क्या कहते हैं? एनिमिज्म कहते हैं, वेटेनरी साइंस कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है, या डेयरी साइंस कहा जाता है। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो आपके जंतुओं का पालन पोषण या देखभाल या ब्रीडिंग का उपयोग किया जाता है, उसे अपन एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या रहेगा? आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से किसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन, और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर्वाधिक प्रोटीन कौन से जानवर के दूध में पाई जाती है या पशु के दूध में पाई जाती है। चलिए बताइए कि आपके निम्न में से किसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? तो वसा पूछा गया है, तो गाय के दूध में सर्वाधिक वसा होती है, भैंस के दूध में होती है, भेड़ के दूध में होती है, बकरी के दूध में होती है। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे, आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि अगर सर्वाधिक वसा की बात की जाए तो लगभग आपके क्या है, भैंस के अंतर्गत लगभग कंपेरेटिवली बात की जाए तो लगभग 7.5 के लगभग वसा किस में पाई जाती है? भैंस के अंतर्गत पाई जाती है। लेकिन अगर सर्वाधिक वसा पूछी जाए तो भैंस की कौन सी नस्ल के अंतर्गत? तो भदावरी नस्ल के अंतर्गत पाई जाती है। कितनी? 13%। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, सर्वाधिक वसा होती है वो भदावरी नस्ल के अंतर्गत होती है और 13% वसा पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डिजीज से रिगार्डिंग है, और ये डब्ल्यू के अंतर्गत भी पूछा जाता है और सुपरवाइजर के अंतर्गत भी पूछा जाता है। बात करें खुरपक का मुंहपक का रोग किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु द्वारा होता है, परजीवी द्वारा होता है, कवक द्वारा होता है, या विषाणु के द्वारा होता है। इसके जब अब राइट आंसर की अपन बात करेंगे, खुरपका मुंहपक का रोग होता है वो किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। और ये कौन कौन से वायरस होते हैं? 7 प्रकार के, वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंतर्गत बताना है, या फिर नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत मैं बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, थारपारकर नस्ल निम्न में से किसकी होते हैं? किसकी होती है? यानी कि आपको बताना है कि थारपारकर नस्ल है वो किसकी है? घोड़े की नस्ल है, आपकी बकरी की नस्ल है, गाय की नस्ल है, या फिर भैंस की नस्ल है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे, आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा, क्योंकि ऐसी डायरेक्ट इन नस्लों का नाम देके काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि घोड़े की है, बकरी की है, गाय की है, भैंस के, और काफ़ी वेराइटियाँ काफ़ी नस्लें कन्फ्यूज़ भी कर देती है, क्योंकि कई जो नस्लें हैं जो आपको जैसे मारवाड़ी वगैरह है, जो आपको भेड़ के अंतर्गत भी देखने को मिलेगी, बकरी में भी देखने को मिलेगी, ऊँटों में भी देखने को मिलेगी ना, काफ़ी कंफ्यूज करने वाली नस्लें होती है। लेकिन आपको बताना है कि थारपारकर नस्ल है वो किसकी है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि गाय की हो जाएगी। कि आपकी थारपारकर नस्ल है वो किसकी है? गाय की नस्ल हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, उच्चतम प्रकार का गलीचा ऊन बेड़ किस नस्ल से प्राप्त होता है? तो उच्चतम प्रकार का गलीचा ऊन बेड़ है, या अपन बात करें कि जो गलीचा ऊन बेड़ है वो किस नस्ल से प्राप्त होता है? तो मारवाड़ी से होता है, चोकला से होता है, नाली से होता है, या सोनाड़ी से होता है। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि उच्चतम गलीचा ऊन है वो किस भेड़ की नस्ल से प्राप्त किया जा सकता है? तो वो चोकला से प्राप्त किया जा सकता है। ये कहाँ पे? शेखावटी क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती है, और इसे छापर के नाम से जाना जाता है। काफ़ी बार पूछा जाता है कि छापर के नाम से कौन सी नस्ल जानी जाती है? तो वो चोकला जानी जाती है। और इसके अंतर्गत नर मेमनों की मृत्यु दर भी अधिक होती है। क्या? नर मेमनों की, यानी कि नवजात जो मेमने होते हैं उनकी मृत्यु दर भी सर्वाधिक देखी जाती है। तो चोकला का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना, और शेखावटी क्षेत्र में इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। बात करें कार्बोलिक एसिड एक है, तो कार्बोलिक एसिड है वो उत्तेजक का कार्य करता है, कृमिनाशक का कार्य करता है, या जीवाणुरोधी का काम करता है, या विरेचक का कार्य करता है। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि भैया आपके जो कार्बोलिन एसिड है वो आपका जीवाणुरोधक का कार्य करता है ना, जीवाणुरोधक का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या रहता है? काफ़ी शानदार आंसर निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी शानदार क्वेश्चन और काफ़ी बार पूछा गया। पशुओं की आयु गणना की जाती है, तो दांतों के द्वारा की जाती है, शरीर के आकार के द्वारा, दूध उत्पादन से, या पूंछ की लंबाई से। तो आई होप आप सब लोगों को पता ही होगा कि अगर पशुओं की गणना की जाती है तो अपन एक जनरली अगर आइडिया लगाए तो शरीर का आकार देखकर भी लगा लेते हैं, लेकिन वो आइडियल अपनी आयु नहीं निकल के आती, और उसमें क्या होता है, काफ़ी त्रुटि वगैरह भी हो जाती है। लेकिन जो सर्वाधिक उपयुक्त मेथड है या सर्वाधिक सर्वोत्तम मेथड माना जाता है आयु गणना का, वो दांतों के द्वारा माना जाता है। दांतों का सूत्र भी काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसका भी आपको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि इंसाइजर आते हैं आपके, फिर केनाइन आते हैं, फिर आपके प्रीमोलर आते हैं,
फिर आपके मोलर आते हैं। तो इनका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। बात करें कि दूध उत्पादन से आपके आयु का पता नहीं चलता, पूंछ की लंबाई से भी कोई आयु का पता नहीं चलता, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या रहेगा, काफ़ी शानदार आंसर निकल के आएगा। बात करें परजीवियों का म्यूजियम किसे कहा जाता है, तो परजीवियों का म्यूजियम है उसे गाय को कहते हैं, भैंस को कहते हैं, बकरी को कहते हैं या भेड़ को कहते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि परजीवियों को म्यूजियम कहा जाता है, वो किसे कहा जाता है, आपके भेड़ को कहा जाता है। और भेड़ को पूंछ काटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अपन बात करें, मुर्गियों में चेचक रोग का कारक होता है। तो मुर्गियों में चेचक रोग होता है, उसका कारक क्या होता है, जीवाणु के द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा होती है, कवक के द्वारा होती है, परजीवियों के द्वारा होती है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि जो आपके मुर्गियों के अंतर्गत चेचक रोग होता है वो किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, आपके वायरस के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, गाय की गिर नस्ल मुख्यतः पाई जाती है। तो गाय की जो गिर नस्ल है, तो आपको पहले तो ये ध्यान रखना है कि गिर नस्ल किसकी हो गई, गाय की हो गई, है ना। इससे पहले अपन थारपारकर की भी बात कर चुके हैं। तो काफ़ी बार क्या होता है कि स्लिम मिस्टेक्स की वजह से अपने क्वेश्चन आते हुए गलत हो जाते हैं, तो इनको कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, सभी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो बात करें कि गिर गाय है, तो उसका नस्ल है उसकी मुख्यतः पाई जाती है कहाँ, राजस्थान तथा गुजरात में पाई जाती है, आंध्र प्रदेश कर्नाटक में पाई जाती है, हरियाणा व पंजाब में पाई जाती है, दिल्ली तथा हरियाणा के अंतर्गत पाई जाती है। तो अगर जनरली मैं बात करूँ कि आपके गिर गाय की नस्ल है वो मुख्यतः पाई जाती है, वो आपके कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो ये राजस्थान में गुजरात में पाई जाती है। और गिर अगर मैं बात करूँ कि आपके राजस्थान में मुख्यतः आपको अगर अलवर वाला क्षेत्र अजमेर वाला क्षेत्र है, वहाँ पे भी काफ़ी मात्रा में देखने को मिलेगी। तो आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। इसके अलावा अपन बात करें कि पशुओं में प्रजनन किस प्रकार का होता है। तो पशुओं के अंतर्गत जो प्रजनन होता है वो किस प्रकार का होता है, प्राकृतिक प्रजनन होता है, कृत्रिम प्रजनन होता है, भ्रूण प्रत्यारोपण होता है या उपरोक्त सभी होता है। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो आई होप आप सभी लोगों ने देखा ही होगा कि अगर अपन पशुओं के अंतर्गत प्रजनन की बात करते हैं तो प्राकृतिक प्रजनन भी होता है, अपने कृत्रिम जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाया जाता है उसके द्वारा भी अपन प्रजनित करवाते हैं पशुओं को, और भ्रूण प्रत्यारोपण यानी कि जो एम्ब्रियो प्रत्यारोपण करते हैं एम्ब्रियो कल्चर के द्वारा भी अपन कर सकते हैं। और ये सभी विधियाँ क्या है, आपकी प्रजनन से संबंधित हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए बात करें कि राजस्थान में किस पशु की संख्या में पिछले वर्षों में बढ़ोतरी हुई है। तो गाय में हुई है, ऊँट में हुई है, बकरी में हुई है या भेड़ के अंतर्गत हुई है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो सर्वाधिक पिछले वर्षों के अंतर्गत बढ़ोतरी देखी गई है वो आपकी बकरी की संख्या के अंतर्गत देखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, भेड़ को कर्मी के जो आपके कर्मी वगैरह होते हैं उनके प्रकोप से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। जो कार्मिकों के प्रकोप से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है तो अल्कोहल का किया जाता है, नीला तोता का उपयोग किया जाता है, कपूर का उपयोग किया जाता है या अरंडी के तेल का उपयोग किया जाता है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि कर्मी के प्रकोप को बचाने के लिए अपन सामान्यतः यूज़ किया जाता है वो नीले तोता का यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा नीले तोता का यूज़ आपके कहाँ पे किया जाता है, FMDA के अंतर्गत फूड एंड माउथ डिजीज, जिसे अपन खुरपका मुँह पर का डिजीज़ कहते हैं, उसके अंतर्गत भी जो पाद स्नान है उसके लिए नीला तोता का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आपके भेड़ के अंतर्गत कार्मिकों के प्रकोप से बचाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। गरीब की गाय किसे कहा जाता है, तो गाय को कहा जाता है, भैंस को कहा जाता है, भेड़ को कहा जाता है या बकरी को कहा जाता है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि गरीब की गाय किसे कहा जाता है तो वो आपके बकरी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या रहता है, काफ़ी शानदार आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि दो भागों में बटा हुआ खुर किसका होता है। तो दो भागों के अंतर्गत बटा हुआ खुर होता है वो घोड़े का होता है, हाथी का होता है, भेड़ का होता है या जेब्रा का होता है। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कौन सा होता है, भेड़ का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए गाय को क्या दिया जाता है। तो प्रोलैक्टिन दिया जाता है या सोर्बिटोल दिया जाता है या स्टेबिस्टेरोल दिया जाता है या गेनेट्रोट्रोपिन दिया जाता है। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि आपको कोई भी पशु वगैरह है उसका अगर आपको दूध बढ़ाना है तो उसके लिए आपको कौन सा हार्मोन देते हैं या क्या देते हैं, अपन प्रोलैक्टिन देते हैं। कौन सा हार्मोन देते हैं, प्रोलैक्टिन देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। और दूध उतारने के लिए उपयुक्त आपके रेस्पॉन्सिबल हार्मोन होता है वो कौन सा होता है। अगर दूध उतारने या पहुँचने के लिए बात की जाए तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है और इसका प्रभाव लगभग 5 से 7 मिनट तक ही रहता है। और दूध निकालने का उपयुक्त समय भी यही होता है, 5 से 7 मिनट। तो इस चीज़ का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। बात करेंगे पशुओं में गलघोटू रोग का कारक क्या है। तो बेसिलस एंथ्रेसिस होता है, माइकोबैक्टीरियम बेविसी होता है या साल्मोनेला टाइफी होता है या पास्चुरेला मल्टीसिडा होता है।
अगर पशुओं के गलघोटू रोग की बात की जाएगी कि आपके पशुओं के अंतर्गत गलघोटू रोग होता है, उसका कारक होता है, तो वो पास्चुरेला मल्टीचिडो होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, काफ़ी शानदार आंसर निकल के आता है। बात करें विश्व की प्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जाती है, तो अंगोरा ऊन आपकी अलग प्राप्त होती है, अंगोरा नस्ल अलग होती है। तो आपको बताना है कि अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जाती है, तो भेड़ से प्राप्त की जाती है, खरगोश से प्राप्त की जाती है, बकरी से प्राप्त की जाती है, याक से प्राप्त की जाती है। तो अपन बात करें कि विश्व प्रसिद्ध जो आपकी अंगोरा ऊन है वो आपकी प्राप्त की जाती है, वो किससे प्राप्त की जाती है, खरगोश से प्राप्त की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और अंगोरा नस्ल है वो आपकी किसकी होती है, बकरी की होती है। अंगोरा नस्ल किसकी होती है, बकरी की। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें कि बैक्टीरियन ऊँट में होता है, तो जो बैक्टीरियन ऊँट पाए जाते हैं उनके अंतर्गत एक कुबड़ होती है, दो कुबड़ होती है, चार कुबड़ होती है, या कुबड़ ही अनुपस्थित होती है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करें कि आपके दो ही प्रकार के, एक तो अरेबियन ऊँट होते हैं और एक आपके कौन से होते हैं, एशियन ऊँट वगैरह होता है। तो एशियाटिक और अरेबियन ऊँट, आपके बैक्ट्रियंस ऊँट के बारे में पूछा गया है। तो आपके बैक्ट्रियंस ऊँट वगैरह है उसके अंतर्गत कौन से आपके ऊँट के अंतर्गत कुबड़ पाई जाती है, तो दो कुबड़ वाले कौन से होते हैं, आपके बैक्ट्रियंस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। बात करें जल प्रदूषण से होने वाले रोग कौन से हैं, तो जो जल प्रदूषण से होने वाले रोग हैं वो खुरपका, मुंहपका जिसे एफएमडी कहते हैं वो होता है, एंथ्रेक्स होता है, या तपेदिक होता है, या उपरोक्त सभी होते हैं। तो इसका जब राइट आंसर की हम बात करेंगे कि जनरली आप लोगों को पता होगा कि जो तपेदिक होता है वो आपके जल प्रदूषण के कारण होने वाला रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। अब निम्न में से मैच गलत है, तो आपके सामने आपके मेज का दिया गया है। अगर मेज की मैं बात करूँ या मक्के की बात करूँ, मक्के की कुछ आपके किस किस प्रकार के मक्का हैं और उनका नाम दिया गया है, तो आपको गलत मेज का आपको चयन करना है। क्या पोड कौन होता है, उसे जीएमएज एवर्टा कहा जाता है। स्वीट कौन होता है, जीएमएज इंडियन टाटा कहा जाता है। या पोड कौन होता है, जीएमएज टूनी काटा कहा जाता है। या फ्लोर कौन या सॉफ्ट कौन होता है, जीएमएज एमालेशियाना होता है। तो आपको गलत चयन करना है, गलत का मैच करना है। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, गलत पूछा है सही पूछा है। तो अगर मैं बात करूँ कि स्वीट कौन है, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अगर मैं बात करूँ कि जियामेज सेकेराटा, क्या स्वीट कॉर्न का क्या आता है, जियामेज सेकेराटा होता है। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। बात करें सर्टिफाइड बीजों के थैले पर किस प्रकार का टैग लगा होता है, तो सर्टिफाइड थैले होते हैं तो उसके अंतर्गत जो टैग लगा होता है वो सफ़ेद रंग का होता है, पीले रंग का होता है, लाल रंग का होता है, या नीले रंग का होता है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो सर्टिफाइड बीज के थैले होते हैं उनके ऊपर लगा होता है वो ब्लू कलर का होता है, कौन सा, नीले कलर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि ज्वार के पौधे की वृद्धि के लिए तापमान उपयुक्त रहता है, तो ज्वार जो सोरगम होता है उसकी वृद्धि के लिए जो उपयुक्त टेम्परेचर होता है वो कौन सा होता है, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस होता है, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है, या 30 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो ज्वार का पौधा है, सोरगम का प्लांट है, उसके अंतर्गत सबसे उपयोगी टेम्परेचर माना जाता है वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, और लगभग 21 से 22 डिग्री सेल्सियस के लगभग इसके लिए सर्वोत्तम टेम्परेचर होता है। बात करें चने के खरपतवार नियंत्रण हेतु सबसे उपयुक्त रसायन कौन सा है, तो एट्राजिन 0.5 kg हेक्टेयर यूज लेते हैं, या अपन 2,4-D, ये 1,4-D नहीं है, 2,4-D यूज में लेते हैं 0.75 ग्राम हेक्टेयर, या फ्लूक्लोरेलिन यूज में लेते हैं 0.75 kg, या अपन बात करें सिमाजिन 0.5 kg हेक्टेयर यूज में लेते हैं। तो आपको बताना है कि चने के लिए मुख्य खरपतवार नाशी कौन सा यूज में लिया जाता है, तो आपको पता होगा कि जो बुआई से पूर्व यूज में लेते हैं वो फ्लूक्लोरेलिन 0.75 kg हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर यूज में लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, राजस्थान मृदा जल संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था, तो राजस्थान में मृदा एवं जल संरक्षण अधिनियम बनाया गया था वो 1954 में बनाया गया था, 1964 में, 1978 में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो राजस्थान के अंतर्गत मृदा व जल संरक्षण अधिनियम बनाया गया था वो आपके 1964 में बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। डेली आप लोगों के ऐसे क्यूज़ के वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।